वेलकम टू speedearning.com stockforexpost.com। दोस्तों, मेरी कहानी आप मेरे साथ सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। ऑटोबायोग्राफी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कमोडिटी को हमने नए सिरे से सीखा, और फिर आप भले ही पहले कितने सक्सेसफुल रहे हो, लेकिन आपको किसी नई चीज़ को शुरू करना है तो आपको उसको ABC से सीखना पड़ता है। पुराना सक्सेस हमेशा नए सक्सेस के आड़े आ जाता है, तो आपको सीखना पड़ता है। मैंने अपने ही स्टूडेंट्स से चीज़ें सीखी, और उस दौरान ऐसा नहीं है कि आपको कुछ सहना नहीं पड़ेगा। जब आप स्टूडेंट बन के जाओगे तो कुछ बातें ऐसी भी सहनी पड़ेगी जो आपको चुभे, लेकिन अगर आपको वो काम करना है तो फिर करना है। तो दोस्तों, बात कर रहा था मैं कि मेरी लाइफ में 2 बार रिटायरमेंट्स आए। 96 से लेके 2000 बताया मैंने, और दूसरा 2009 से 2008 से 2011 तक। तो वो ऐसा टाइम था जब मैंने अपने ही जीवन में बहुत कुछ नया सीखा, और फिर उस चीज़ ने आगे मुझे बहुत सारा फ़ायदा पहुंचाया। तो आप भी कभी ठहराव से मत डरिए, क्योंकि मैं अभी ऐसे देखता हूँ कि लोग भाग रहे हैं। बिल्कुल सब लोगों को इस बात का डर है कि कहीं हम पीछे न रह जाएं। एक पेरेंट को अगर मैं कभी देखूं तो बच्चों का 1 साल बिगड़ जाएगा ये सोच के वो बहुत हल्ला गुल्ला मचा देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर ठहर के आपने कुछ सोचा नहीं, कुछ सीखा नहीं, तो हो सकता है पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो ठहरने में कोई घबराहट की ज़रूरत नहीं है, और भागने में हमेशा कुछ मिल जाएगा ये ज़रूरी नहीं है। जल्दी का काम शैतान का काम। तो ट्रेडिंग में हम धीरे धीरे क्या सीखते गए कि एक वक्त ऐसा आया कि स्टॉक मार्केट जैसे सीन से गायब ही हो गया था, और कमोडिटी ही पूरी तरह छा गई थी। तो शुरुआत के हमारे जो भी वीडियो आप देखते थे यूट्यूब चैनल पे, हमने जो वीडियो डाले वो कमोडिटीज़ के बारे में थे। कमोडिटी ट्रूली ग्लोबल होती है, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निकल, लीड, जिंक, क्रूड, एनजी किसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इंडिया में भी वही डायरेक्शन होंगे, उसके चांसेस हैं। इसमें कुछ ग्लोबल, कुछ लोकल फैक्टर्स होते हैं, पर एग्री कमोडिटीज़ में अगर आप काम नहीं करते तो उतना ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। तो धीरे धीरे हर एक नए मार्केट में, चाहे वो करेंसी हो या कमोडिटी हो, हम देखने लगे कि भाई चीज़ें कैसे काम करती है। पहले तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं, हमको स्टॉक मार्केट पता था, वो उसमें हमको कॉन्फिडेंस है, इस चीज़ को हम नहीं जानते। लेकिन भाई जानने लग जाओगे, अगर किसी भी चीज़ को लगातार देखते हो तो आपको धीरे धीरे मालूम पड़ने लग जाता है कि किस किस टाइम सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आता है, कितना स्टॉप लॉस आपको लेना होता है, कौन कौन से लॉट्स में आपको काम करने होते हैं, और फिर आप कैपिटल का एक परसेंटेज मेंटेन करने लग जाते हैं। और ऐसा लगा था मुझे एक बार के लिए कि स्टॉक मार्केट तो अब किस्सा ही ख़त्म हो गया, शायद दोबारा कभी नहीं आएगा। मतलब हो सकता है कि दोबारा मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, क्योंकि आप बहुत समय से अगर मार्केट में भी है, लेकिन कभी कभी ये हालत हो जाती है इंतज़ार करते करते कि पूरी दुनिया में उसके बारे में जो बातचीत होना है वो इतनी कम हो जाती है कि माहौल ख़त्म हो जाता है। तो 2012-13 में फिर से चीज़ों की हलचल शुरू हो गई थी, और म्यूचुअल फंड में एक बार मैंने नए सिरे से थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। फिर थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट या IPO की हलचल होने लगी, इनिशियल पब्लिक ऑफ़र की। तो फिर म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो देखते देखते, जब आपको ये जल्दी नहीं है कि कल ही पैसा लगाना है, कल ही शेयर खरीदना है, तो फिर आप ऐसे काम करने लग जाते हैं कि अच्छे अच्छे शेयर कौन से उनकी लिस्ट बना रहे हो, पर पीछे अगर मोमेंटम नहीं है, बड़ा बड़ा मूवमेंट नहीं आ रहा, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो आप ये सोचते रहते हो कि अगर इसको ख़रीद लेते हैं तो शायद बहुत अच्छा सीन बने, लेकिन आप नहीं खरीदते हो। धीरे धीरे साल 2 साल बाद आपको दिखने लगता है कि अगर वहाँ पैसा लगा दिया होता तो 2 गुना 3 गुना पैसा हो गया होता, 200% 300% का रिटर्न मिल गया होता। तो दोस्तों, एक इन्वेस्टर का जो लेसन है ना, इन्वेस्टर की जो समझ है, उसको समय लगता है, तो वो समय की ज़रूरत पड़ती है। जब भी आपका खाली समय हो तो आपको एक ही सवाल अपने आप से पूछना होगा कि आप कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हो कि डिस्ट्रक्टिव काम कर रहे हो। कंस्ट्रक्टिव मीन्स आप अगर कल से आज कुछ नया सीख रहे हो, कल से आपकी ज़िंदगी एक कदम आगे बढ़ रही है। सारी प्रॉब्लम ख़त्म मत करो, कोई एक प्रॉब्लम पे काम कर लो। तो पहले मैंने बताया कि मेरी लाइफ की जो जो भी मेन प्रॉब्लम मुझे दिख रही थी,
और वो आपको ढूंढनी पड़ती है ठंडे दिमाग से। पहले तो आप रिएक्शन में चले जाते हो, पहले तो आप निराशा की बातें करते हो, पहले आप ये कहते हो कि नहीं 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 बकवास है, सब कोई मतलब ही नहीं है, जो था वो सब ख़त्म हो गया और दोबारा वो कभी नहीं आएगा, इस तरह की बात हो जाती है। लेकिन हमेशा आपको जंप्स बड़े इमोशनल कारणों से मिलते हैं। मैं आपको ये कहूँगा ये बात कि अपनी इमोशंस को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आजकल हम गंभीरता किसको कहते हैं कि एक आदमी जो अपने पुराने तजुर्बों से डर जाए, पुरानी गलतियों से डर जाए और नई गलतियां करना भी बंद कर दे, और वो लोगों के सामने कुछ बोलने में डरने लगे, कुछ करने में डरने लगे, उसको लगेगा कि भाई नहीं, अब इस उम्र में अगर मैं कुछ करूँगा तो बाकी लोग क्या समझेंगे, वो सब भूल जाओ। जब आप स्पिरिचुअल जर्नी पे जाते हो, जैसे मैं मेडिटेशन में गया, तो मेडिटेशन ने क्या किया, एक तरीके से मेरे सिस्टम को रिसेट कर दिया। तो रिसेट करने की वजह से मुझे फिर समझ में आने लगा कि मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है। हेल्थ इंपॉर्टेंट है, तो मैंने हेल्थ को फोकस किया। हेल्थ को जब फोकस किया ना, तो एनर्जी का लेवल इतना बढ़ गया कि मैं डिसीज़न ले पाया। उस एनर्जी के साथ काम किया इमोशंस ने। मैंने अपनी लाइफ के जितने भी बड़े बड़े डिसीजंस लिए जिन्होंने लाइफ को चेंज किया, वो इमोशनल डिसीजंस थे। मतलब जो एक शेर है मेरा, आपने पहले भी सुना होगा, लूट लो मुझको मैं हाजिर हूँ दुनिया वालों, जैसा भी हूँ मैं जाहिर हूँ दुनिया वालों। तो लोग बहुत सारी चीज़ें अपने सीक्रेट चैम्बर में छुपा के रखते हैं, फ़ायदा कुछ नहीं है। अगर कोई इंसान ये बताने की कोशिश कर रहा है, ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, चूतिया नहीं हूँ, तो ये समझाने में पता लग सकता है लोगों को कि हाँ आप हो। तो इसलिए लाइफ में, जैसे मैं अपनी बात करूँ, इवोल्यूशन धीरे 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 अपना रूप लेता है। तो मैं एक छोटे से, पहले एक शहर में था, एक मीडियम लेवल के शहर में, वहाँ से फिर मैं एक गांव में, एक टाउन में चला गया, और ऐसा लगने लगा कि अब शायद मैं कभी मुख्य धारा में शामिल नहीं होऊंगा। वैसे अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि आज के दौर में आपको मुख्य धारा में शामिल होने के लिए, आप किसी छोटे गांव में हो जहां 2000-5000 की आबादी हो, या फिर आप एक मेट्रो सिटी में हो जहां पे 5 करोड़ की आबादी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच रही है, आप पूरी दुनिया तक पहुंच सकते हो, बस आपको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब आती है, हमको अपने ऊपर यकीन करने में टाइम लग जाता है। तो वहाँ मुझे ऐसा लगता था कि भाई अब ख़त्म है, अब मैं कहीं नहीं पहुँच पाऊँगा। और फिर वापस मैं एक शहर में आया, वहाँ अपना स्ट्रगल शुरू किया। तो शुरू में जब आप अपना स्ट्रगल शुरू करते हैं ना, तो जहाँ से आप आ रहे हो, जहाँ आपका पेनेट्रेशन ईजी है, आप बार बार उसी तरफ भागते हो, बार बार उधर ही जाते हो। तो मैंने बीच में एक मैगज़ीन पब्लिश की, या मैंने अपनी किताब पब्लिश की। तो बड़ी बड़ी सिटीज़ में जाके और उनको फेस करना मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता था उस वक्त, ख़ास तौर पे जबकि आपको कॉन्फिडेंस कम हो। तो मैं अपने आसपास के जो टाउन्स थे जहाँ पे मैं रहता था, या मेरे फादर कहीं पे जॉब में थे, या मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरे जीजू कहीं पे थे, तो मैं बार बार उन शहरों में चला जाता था और वहाँ छोटे छोटे स्कूल कॉलेजेस में और लोगों के ग्रुप्स में अपनी चीज़ें बताने की कोशिश करता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, लेवल गैप की। जो चीज़ें मैं बना रहा था, जो चीज़ें मैं सोच रहा था, जो मैं करना चाह रहा था, और वहाँ जो लोग खड़े थे उनके बीच में इतना लेवल गैप था कि मेरा फेल होना बहुत स्वाभाविक हो गया। लोग तारीफ़ करते थे, बट वो पे करने के लिए राज़ी नहीं थे। तो कोई भी चीज़ अगर प्रोफेशनली नहीं करो आप, तो फिर आपको फ़ायदा नहीं मिलता। खैर, मैं ये बात अभी आपको इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मैं ट्रेडर के तौर पे बात करूँ, तो क्या क्या चीज़ें हैं जिसने मुझे समझाया। एक तो आप अपनी हेल्थ पे काम करो इस तरीके से कि आपकी बॉडी बिल्कुल हल्की फुल्की रहे। आप अपनी हेल्थ को इग्नोर करके लाइफ के किसी भी फील्ड में लंबे समय तक सक्सेसफुल नहीं रह सकते। चलो, आपको किसी वक्त एक अच्छी रैली मिल गई, कोई सपोर्ट मिल गया बाहर के हालात का, तो आप वहाँ पहुँच तो जाओगे, पर वहाँ टिक नहीं पाओगे। तो आपको अपनी हेल्थ पे काम करना पड़ेगा। और जब आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो जाएगी, तो उसके बाद आप बड़ी बड़ी छलांगें लगा सकते हैं, और उन छलांगों में आपको मदद करेंगे आपके इमोशंस। तो इमोशंस में अगर मैं बात करूं कि मैंने अपना जब जॉब छोड़ा पहली बार, तो वो एक इमोशनल रीज़न था। उसके बाद में जब मैंने मैगज़ीन पब्लिश की, तो मैं किसी अफेयर में था, वो एक इमोशनल रीज़न था कि मेरे अंदर बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं क्रिएट करूं, उस चीज़ को आकार दूं। सारे थॉट्स थे इधर उधर बिखरे बिखरे। एक रिलेशनशिप ने मुझे इकट्ठा किया, और फिर मैं
उस काम को कर पाया। उस काम में मैं कितना कामयाब हुआ नाकाम हुआ ये बात की बात है, लेकिन मैं उस काम को पूरा कर पाया, शुरू कर पाया, ये बात हुई। फिर मैं जब इंडिया टूर पे गया, ये एक इमोशनल रीज़न था, और मैं एक ऐसी चीज़ कर पाया। मैं बाइक से इंडिया टूर पे गया था और इंदौर से कन्याकुमारी, मेरे एक दोस्त के साथ एक बाइक ली हमने, कावासाकी बजाज। और मैं कब से सोच रहा था, जब मैंने अपना जॉब छोड़ा था ना 95 के लास्ट में, तब से मुझे सबसे ज़्यादा एक चस्का था कि मुझे पूरा देश घूमना है और पूरी दुनिया घूमना है, ऐसा भी दिमाग में आता था। पर उतना हम कहते थे नहीं, इतना रहने दो, ये होने वाला नहीं है, इंडिया तो घूम के दिखाओ पहले। तो मैं उस वक्त राहुल सांकृत्यायन करके एक विद्वान रहे हैं, उनका बड़ा फ़ैन हो गया था। उन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र करके किताब लिखी है, उन्होंने इंडिया के लगभग 17 टाइम्स चक्कर लगा लिए और बहुत बड़े विचारक थे। आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको उनका नाम मिल जाएगा। तो ऐसे इंसान से मैं प्रभावित हो गया, क्योंकि मुझे वही लगता था, मैंने बताया शायद पहले आपको कभी, कि मैं हमेशा से फ़कीर बनने के सपने देखता हूँ। और मैंने कहा ना कि जो भी चीज़ के आप पीछे भागोगे वो चीज़ आपसे दूर भाग जाएगी। तो फ़कीर बनना मैं हमेशा से चाहता हूँ, और वो मेरे लिए बाहरी तौर पे मुश्किल होता चला जा रहा है। तो घुमक्कड़ शास्त्र पढ़ा मैंने, और इंडिया टूर पे जाना है तो रेलवे के चक्कर काटता रहता था मैं। पैसे कम थे मेरे पास, जो भी अपने जॉब से बचा के लाया था, और घर से कोई बड़ी मदद या फाइनेंशियल हेल्प में कभी लेना नहीं चाहता था, क्योंकि बस आप कोई चीज़ ऐसी करना चाहते हो जो आप अपने साधनों में कर लो तो ठीक है, ये सोचना था मेरा। घर वाले हर वक्त मदद को तैयार थे, मेरे सभी परिवार वालों ने, मेरे 2 बड़े भाई, मेरी भाभी, मेरे माँ बाप, दीदी, जिया जी जो भी थे, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। तो ये चीज़ काम करती। मैंने कहा है कई बार आपको कि आप जब घर के छोटे बच्चे होते हैं तो आपको हमेशा चॉइसेस लेना पड़ती है। तो सबसे छोटे बच्चे को कई बार ये वाली चीज़ परेशान करती है कि अरे सब बड़े हैं मुझसे और सब मुझे कुछ बताएंगे तो मानना पड़ेगा, मैं उनके पीछे पीछे कब तक चलूँ। और दूसरी चीज़ आपको मिलती है कि वो एक पेरेंट की तरह, आपके पास 4 पेरेंट्स हैं, हाँ माता पिता तो हैं ही, साथ में आपके बड़े 3 भाई बहन हैं। तो अगर आप उनके प्यार को अगर पॉजिटिवली ले लेते हो तो फिर आपके अंदर का डर ख़त्म होता जाता है। तो मैं हमेशा आपसे ये कहूँगा कि ज़िंदगी में हमेशा ना मुश्किल चीज़ों से जूझने की ज़रूरत नहीं है। हम बेकार में ही इतने कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं कि जो चीज़ आसान होती है वो हम उसको सबसे आखिरी में करते हैं, और जो चीज़ सबसे मुश्किल होती है हम उसके पीछे पड़े रहते हैं। इवन मैंने तो कई लोगों की रिलेशनशिप में ये चीज़ देखी है कि एक बंदी थी या एक बंदा था जो बहुत ही ज़्यादा आपकी कदर करता था, आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया कभी, और जो आपकी कदर नहीं करता था, जो आपको चैलेंज करता था, आप उसके पीछे पीछे भागते 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 चले गए, और फाइनली आपने किसी तरह उस चीज़ को हासिल कर लिया, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। ऐसे मैं बोलता हूँ सोशल सिचुएशंस में, जैसे शादी है तो शादी में आप देखना 100 रिश्तेदार आएंगे, उसमें से 2 इतने टिपिकल, इतने ख़तरनाक होंगे, कोई बुआ, कोई फूफा, कोई तो ऐसे रिश्तेदार होंगे जो बड़े नाराज़ से घूम रहे हैं, तो सारे लोग उनको मनाते रिझाते रहेंगे। यही चीज़ हम ट्रेडिंग में भी करते हैं। ट्रेडिंग में कोई स्टॉक है जो कि बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा, इंडिया के टॉप 10 स्टॉक्स में से, उस पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा, हम ढूंढ के लाएंगे कहीं से कोई दूसरा ऐसा स्टॉक जिसका नाम कुछ ही लोगों ने सुना हो और बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल हो, पर हम उसमें थोड़ा पर्सनली जाके और चाहते हैं कि कोई नई कहानी बन जाए शायद, और ऐसा कम ही बार होता है, 10 में से 8 बार तो आप नुकसान ही खाते हैं। तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि ज़िंदगी में पहले आसान रास्ते को ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है ना। जो आप डियर ज़िंदगी में जहांगीर खान साहब कह रहे थे वो सही बात है। मैं अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को फॉलो करके और बहुत सक्सेसफुल रहा हूँ। अब जैसे मेरे अपने पेरेंट्स की बात है, तो मैं जब बचपन में वो कहानी सुनता था ना कि शंकर भगवान बैठे हैं, पार्वती जी बैठी है, और कार्तिकेय और गणेश दोनों उनके सामने हैं, और अचानक बात निकली और उन्होंने चैलेंज दे दिया, माता पिता ने गणेश जी को, कार्तिकेय जी को, कि जाओ पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आओ। तो कार्तिकेय जी तो बिल्कुल सिंपल सरल से थे, मेहनती भी थे, तो वो सचमुच अपने वाहन पे बैठ के और दुनिया का चक्कर लगाने निकल पड़े। और गणेश जी ने क्या किया, गणेश जी ने शंकर पार्वती का चक्कर लगा लिया
और वो बोले ये क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं है, आप ही मेरी दुनिया हो। और मैंने दुनिया का चक्कर लगा लिया। तो थोड़ी मेरी मेंटालिटी भी गणेश जी वाली ही है। कहाँ थक रहे हो भाई? एक एहसास है ज़िंदगी, खुश होना दुखी होना ये सिर्फ एहसास की बात है। अगर आप उस एहसास को नहीं जगाओगे तो आप 1000 करोड़ इकट्ठे कर लो। भाई आपके पास तो रियल एग्जांपल्स है ना, कि हम बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को देखते हैं, जैसे सीसीडी के ओनर रहे थे, या फिर मालिया साहब की बात कर लूँ, या अंबानी जी की बात कर लें, तो सबको पैसा मिला। पैसा हम अगर ऐसे बोलेंगे कि अरे अरे इतने पैसे में तो क्या है, आदमी को और क्या चाहिए, तो भाई ये जो दौड़ है ना ये रिलेटिव होती है। रिलेटिव मतलब एक आदमी जो 5000 कमा रहा है उसको एक्स्ट्रा 1000 रुपये चाहिए, एक आदमी जो 5000 करोड़ कमा रहा है उसको भी वही 1000 करोड़ एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ रिलेटिव है। आपको अपना घर, अपनी गाड़ी, अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चे, अपनी बीवी, ये सब थोड़े कमतर लगने लगेंगे, आपको उनको बेहतर बनाने की इच्छा होगी और आप भागते रहोगे। इसलिए आपको ज़िंदगी में अगर तसल्ली पानी है और खुश होना है तो अभी यहीं करना पड़ेगा। किसी किताब में मैंने बहुत अच्छा कोटेशन पढ़ा था कि अगर आप आज खुश हो तो हमेशा खुश रहोगे, और अभी खुश नहीं हो तो फिर खुशी का इंतज़ार ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं इंडिया टूर की बात कर रहा था। इंडिया टूर करना चाह रहा था। उसको आप जब सपना देखते हो ना तो तत्काल पूरा नहीं होता। वो सपना कभी कभी इतना टाइम ले लेता है कि आप उसको भूलने लगते हो। तो इंडिया टूर करना चाह रहा हूँ मैं, रेलवेज़ के चक्कर लगाता था, सर्कुलर टिकट मैं ख़रीदना चाहता था क्योंकि उसमें पैसे कम लगते थे, पर कुछ गणित बैठता नहीं था। फिर बीच में जब नौकरी छोड़ दी तो मैं अपने दोस्तों से मिलने जाता रहता था। जैसे मैं हज़ीरा में, सूरत में था, तो मेरे दोस्त अभी भी वहीं पे थे। वो कुछ लोग जॉब कर रहे थे, कुछ ने अपना बिज़नेस शुरू कर लिया था बड़ा। तो मैं उनके साथ गया, उनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा, पर उस वक्त को मैं ध्यान में नहीं रखता था। उस वक्त वो आज मुझे बहुत याद आता है वो वक्त। मैं वहाँ जाता था ये सोच के कि चलो यार 5-7 दिन थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब अच्छा लगेगा ये भी मैं अपने आप से क्लियर नहीं बोलता था। तो वहाँ पे जाके मैं मस्ती कर रहा हूँ और अंदर ही अंदर सोच रहा हूँ कि ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ बड़ा करेंगे, उखाड़ेंगे कुछ, और ये सब चलता रहता था। और वहाँ जो दोस्तों के साथ खुशी थी वो मुझे अच्छी नहीं लग रही। वो मतलब अच्छी लग रही है पर मैं उसको मान नहीं रहा हूँ। और हर 6 महीने में गया मैं वहाँ पे। तो बीच में ऐसा भी मौका आया कि मैं पहुंचा सूरत, ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस था। तो मैं अपना बैग लेके पहुंचा हूँ और मेरा दोस्त उतर रहा है, बोले कि यार एक भाड़ा है सूरत से विशाखापट्टनम, ट्रेलर में जा रही है कॉइल, हॉट रोल्ड कॉइल थी। तो बोले इसको लेके जाना चल रहा है क्या? तो अपन तो बिंदास बिल्कुल तैयार खड़े रहते थे। मैंने कहा 2 मिनट आता हूँ मैं वॉशरूम यूज़ करके। नीचे आया और ट्रेलर में बैठ गए। तो सूरत से विशाखापट्टनम 1600 किलोमीटर की यात्रा मैंने की और उसमें हमको कम से कम 15 से 20 दिन लगे। अब वो ऐसा अनुभव मुझे लगता है कि अब मैं लाखों रुपए खर्च करके भी उस अनुभव को दोहरा नहीं सकता, क्योंकि आपको लाइफ जब सरप्राइज़ करती है, आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है जो आपने पहले कभी देखी नहीं, तब आपको अलग तरीके से मज़ा आता है। तो दोस्तों, हम वो सूरत से विशाखापट्टनम की ट्रिप में जब जा रहे थे तो वो ट्रेलर के केबिन में बैठे अपने दोस्त के साथ, और बीच में मैंने देखा कि कैसा आरटीओ वाले कैसे ट्रीट करते हैं गाड़ी के ओनर्स को, ट्रांसपोर्ट की पूरी दुनिया कैसी चलती है, किस लेवल का करप्शन है और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो हम एक बार का भाड़ा लेके गए, फिर वो ख़त्म हो गया, फिर कहीं से पैसा हवाला कराया, फिर आगे की ट्रिप चालू हुई। जैसे भी उन्होंने ऐसे एस्टिमेट किया था कि भाई ये वाला ट्रिप शायद 10 से 15 हज़ार की कॉस्ट में हो जाएगा, तो उसको पूरा होते होते 30 to 35,000 लग चुके थे। और हमने आंध्रा के बॉर्डर पे कहीं 26 जनवरी मना रहे हैं और वहाँ सरकारी लड्डू खा रहे थे। फिर आगे बढ़े और वो अलग ही तरह का अनुभव था। आखिरी तक पहुँचते पहुँचते ये स्थिति बन गई कि जो गाड़ी के मालिक थे, मतलब मेरा दोस्त और हम लोग, हमारे पास पैसा ख़त्म हो गया और पैसा और खाना अब थोड़ा बहुत जो बचा है वो ड्राइवर के पास बचा है। तो ड्राइवर हमको खाना बना के खिला रहा था और हम वहाँ 10-15 दिन तक विशाखापट्टनम में इसलिए स्टक रहे कि पैसा नहीं था। अब मैं बार बार आपको मिराकल्स की बात करता रहता हूँ ना, क्यों करता रहता हूँ? क्योंकि मैं आपको ये यकीन दिलाना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी चाहत सच्ची है तो वो पूरी होगी। लेकिन हम क्या करते हैं कि नहीं ऐसे थोड़ी होता, मजाक थोड़ी है, ज़िंदगी है,
बड़ी सीरियस चीज़ है। इतना सीरियस क्यों लेते हो अपने आप को, इतना सीरियस क्यों लेते हो ज़िंदगी को? तो वहाँ पे मेरा दोस्त कह रहा है कि यार विशाखापट्टनम में, वो थोड़ा भगत टाइप का आदमी था, वो बोलता पूरी जाने की इच्छा हो रही है, पूरी यहाँ से 400 किलोमीटर है यार, पैसे हमारे पास थे ही नहीं। मैंने कहा कि यार अब देखो, तो बोले चलो वो बुलाएगा तो जाएंगे। हम रात को सो रहे हैं गाड़ी में, मतलब अपने ट्रेलर में सो रहे हैं, उनके हाथ का लिट्टी चोखा खा के, और सो रहे हैं वहाँ पे। अब स्थिति क्या बनी कि रात को अचानक से ट्रेलर पीछे से कुछ टकराने की आवाज़ आई। हम एकदम वहाँ पे घबरा के बाहर आए, क्या हुआ? तो देखा कोई सरदार जी कह रहे थे कि अरे रे 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 रे, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा टच हो गया। नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बोलो ये छोटा मोटा कुछ नुकसान है, आप बताओ कितना, मैं दे दूंगा आपको। तो जैसे ही उसने बोला कि मैं नुकसान की भरपाई कर दूंगा, मैंने दोस्त को कोने में लिया। मैंने कहा कितना लगेगा भाई पूरी जाने का? उसने कहा कि 1,500-2 हज़ार लगेगा। मैंने कहा 2,000 रुपये चाहिए। 2,000 रुपये की भरपाई कर दो। बोले 2,000 ज़्यादा होते हैं। बोले एक काम करो, ये 1,500 अभी रख लो और मैं बाकी देख लूँगा। मैंने कहा चलो भाई। अगले दिन हमने ट्रेवल्स की बस पकड़ी, विशाखापट्टनम से हम पूरी पहुंच गए, बीच पे ठहरे हुए हैं। तो ऐसे चीज़ें काम करती, आप अगर चाहते हो तो चीज़ें हो जाती है। ऐसे बाइक का टूर की मैं बात करता हूँ, क्योंकि अभी यंग जनरेशन चाहती तो बहुत कुछ है, लेकिन हर चीज़ के उनके बहुत ज़्यादा प्री रिक्विजिट्स है कि ये होगा तो इतना पैसा होगा तो ये चीज़ हो पाएगी, ट्रैकिंग करना है तो 15,000 फ़ी है, उसके बाद 30,000 का सामान लेंगे, 45-50,000 होंगे तो आप ट्रैक कर पाएंगे। अरे गांव में जब हम अपनी फैमिली के साथ खेत पे जाके और कुछ बनाने के लिए या किसी मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, या किसी पहाड़ी के चोटी पे चढ़ रहे थे, तो वो ट्रैक ही तो था। पर पहले हर चीज़ के लिए इतने साजो सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि आपकी ज़िंदगी रुक जाए। दोस्तों लग्ज़री मिल जाए ना आसानी से तो कर लेना, लेकिन लग्ज़री के पीछे अपनी यात्रा को मत रोकिए। तो वो विशाखापट्टनम का वो टूर हमने कर लिया बड़े आराम से। उसके काफ़ी समय के बाद 95 से 2000 आ गया। 2000 आने के बाद मैं बाइक से टूर कर पाया। मेरा दोस्त आया और उसने कहा कि भाई चलना है क्या? वो शादीशुदा था, तो उसने कहा कि बाइक से चलेंगे। अब मुझे बाइक चलाना ही नहीं आती थी, 25 साल का हो गया था, मुझे बाइक चलाना नहीं आती थी। अभी भी कार ड्राइविंग में मैं उतना ही कमज़ोर हूँ। मतलब आप ये मत समझिए कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए दुनिया की हर चीज़ में माहिर होना चाहिए। आप अपनी जो चीज़ है, अपनी खासियत है, उस पर सबसे ज़्यादा समय लगाओ। बाकी चीज़ें भी नहीं आना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन उससे आपकी ज़िंदगी की यात्रा रुक जाएगी, ये मत सोचिए। तो बाइक मुझे चलाना नहीं आती थी और बाइक से टूर किया 6,000 किलोमीटर का। हमने क्या किया उसके लिए कि यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसका मेरी लाइफ में बड़ा रोल मानता हूँ मैं, और इस पर एक वीडियो भी हमने बनाया है कि फैमिली कैंपिंग करने के लिए या ट्रैकिंग करने के लिए या साइकिल ट्रैक्स के लिए नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे आपको कम से कम कॉस्ट में ऐसे इंडिया या दुनिया घूमने को मिल सकती है कि आपको कभी पैसों की कमी की वजह से उसमें रुकना नहीं पड़ेगा। मेरे हिसाब से हर एक स्कूल कॉलेज में उसके बारे में बताया जाने चाहिए था, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के सपोर्ट से वो ऑर्गेनाइजेशन चलता है। और चाणक्यपुरी दिल्ली में हेड ऑफिस है, YHAI करके आप सर्च कर सकते हैं। आप हमारा पैरेलल स्कूल ऑफ लाइफ करके चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने एक ख़ास किताब भी लिखी है, कैसे हो बिंदास ज़िंदगी। एक वीडियो सीरीज़ है, एक ऑडियो सीरीज़ है, जिससे आप अपनी लाइफ को पूरा बदल सकते हैं। मेरी लाइफ का काफ़ी निचोड़ उसमें है, मतलब मेरी कहानी नहीं, उस कहानी से निकला हुआ सार कि एक अच्छी ज़िंदगी कैसे बन सकती है, एक बिंदास ज़िंदगी कैसे बन सकती है। तो दोस्तों हम बाइक से निकले और 20 दिनों में हमने 6,000 किलोमीटर तय किया। हम सुबह निकल जाते थे 5-6 बजे के आसपास और 2-3 घंटे ट्रैवल करते थे। तो 100-150 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद 10 बजे के आसपास जैसी धूप होने लगती थी, हम किसी ढाबे वाबे पे रुक गए। वहाँ पे किसी से मिलना था, मिल लिया, आसपास का कोई डेस्टिनेशन देखना था, खाना वाना खा के खाट पे लेट गए घंटे 1.5 घंटे के लिए। 3-4 बजे से वापस चलना शुरू करते थे दोपहर में, तो 6 बजे तक, अंधेरा होने के बाद नहीं चल रहे। और जब हम निकलने वाले थे, तो जब हमारा ट्रिप निकलने वाला है, हम 3-4 पार्टनर एक ही रूम में रहते थे। हम किसी रिक्शा वाले के किराएदार थे, पैसे की कमी थी तो रिक्शा वाले के किराएदार थे। और वहाँ पे हमारे जो लैपटॉप पे बार बार दिल चाहता है चलती रहती थी। तो दिल चाहता है देख के तो रोड ट्रिप के और
जलवे बन जाते हैं, आदमी के दिमाग में बड़ा जोश आ जाता था और दिल चाहता है देख के निकले। और कॉस्ट सेविंग के लिए और हेल्थ के लिए बार बार आदमी के मन में आता है ना। तो हमने कहा देखो भाई, इसमें अपने को टोटल अपने पास कितने पैसे हैं? बोले 5,000 मेरे पास है और 3,000 मेरे पास है, 8,000 9,000 रुपये हैं, पैसा बचाना पड़ेगा। तो आज से सुट्टा बंद, नहीं पियेंगे भैया सिगरेट, आज से बंद। और हम चल निकले पहले ही दिन जब वो गाड़ी का बड़ा नॉलेज था मेरे दोस्त का नाम हेमंत गुप्ता है। तो हम गए 300 किलोमीटर दूर और अचानक से हम एक गैरेज पे पहुंच गए और वहाँ कुछ तो प्रॉब्लम आ रही थी गाड़ी में, आवाज़ से ही पहचान लेता है वो। तो अब सीन कैसे बना कि वहाँ पे दोपहर में 2-2:30 बजे के आसपास वहाँ आपकी बाइक रिपेयर हो रही है और पास में एक पान की दुकान है और एक तरफ मेरा दोस्त खड़ा है, एक तरफ मैं खड़ा हूँ। और अब वेटिंग टाइम आया है, अभी कल परसों में ही आपने अपने शौक छोड़े हैं और कल ही कस्में खाई है। अब वो मुझे देखता है, मैं उसको देखता हूँ, वो मुझे देखता है, मैं उसको देखता हूँ। धीरे से वो पान की दुकान के पास पहुँच गया, मैं भी पान की दुकान के पास पहुँच गया। उसने एक पैकेट लिया, जलाई, मैंने कहा ओके और फिर सिलसिला शुरू हो गया। तो छोटी छोटी बातें क्यों करता रहता हूँ मैं इन चीज़ों के बारे में बात? मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे एजुकेशन का मतलब कई बार ये हो जाता है कि हम वो जो शेलो मोरल्स होते हैं उनके बारे में बात करते रहते हैं कि भाई नाखून काट लिया आपने, दांत साफ़ है, बाल छोटे होने चाहिए, यूनिफॉर्म पहन रखी है कि नहीं, नहा के आए हो। ये चीज़ें ठीक है, अच्छी है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन असली बात क्या थी? क्या सोचते हो, क्या करते हो, क्या करना चाहते हो, अपनी ज़िम्मेदारी समझते हो क्या? वो बात नहीं समझते लोग। तो मैं यंगस्टर्स के सामने ये बात बार बार इसलिए बताता हूँ कि मैं स्मोक करता हूँ या मैंने ड्रिंक में भी कभी मुझे परहेज नहीं रहा। ये क्यों बताता हूँ? क्योंकि कई बार यंगस्टर्स को लगता है कि हम अगर पार्टी वार्टी करते हैं, छोटे मोटे, हमको बाकी लोगों की नज़र में कहें व्यसन हर चीज़ का हो सकता है, लेकिन व्यसन अगर है तो हम कोई चीज़ अच्छी नहीं कर पाएंगे। तो हमारी पुरानी जितनी भी लड़ाई थी, आज़ादी की लड़ाई तक में मैं ये कहूँगा कि हमारे कई सारे ऐसे बड़े बड़े नेता और क्रांतिकारी रहे थे जिन्होंने क्रांति की शुरुआत इस बात से की कि वो अचानक से सिगरेट पीने लगे, क्योंकि वो मोरलिटी को चैलेंज कर रहे थे। और यहाँ तक मैंने सुना है कि गांधी जी अपने कुछ बड़े नेता जो थे वो स्मोकर थे, चेन स्मोकर, तो उनके लिए वो एक एस्ट्रे लगा देते थे और फिर वो लोग बात करते थे। तो आपको ये बात समझनी होगी कि भाई आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या पहनते हो, क्या करते हो, इससे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी असल ज़िम्मेदारी क्या है, ज़िंदगी में करना क्या चाहते हो। क्योंकि इसको पार नहीं पाओगे तो ये फेसबुक या गूगल जैसी जो चीज़ें हैं, या स्टीव जॉब्स का आईफोन जैसी कंपनी खड़ी हो रही है, या टेस्ला जो कुछ कर रहा है, तो ये सारी एलन मस्क ने जो काम किया है वो सब क्यों हो पाया? क्योंकि ये लोग ऐसे लोग थे जो सोसाइटी से ठुकराए हुए लोग थे। लोग इनको अच्छे और सही लोग नहीं मानते थे, पर इन लोगों को पता था कि दुनिया की असली प्रॉब्लम क्या थी, और एक प्रॉब्लम को पकड़ के उसको सॉल्व करने के लिए ईमानदारी से आप कोशिश करोगे तो आपकी ज़िंदगी में शायद कोई सही मकसद बन पाएगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपसे ये बात कही कि हम बाइक से इंडिया टूर पे गए और वहाँ पे हमने एक यूथ हॉस्टल्स और जैन सोशल ग्रुप, ऐसे जो भी सोशल ग्रुप थे उनके साथ में, और लायंस क्लब, उनके साथ बात करके रखी थी कि हम एक लेटर लेके जाते थे और स्टे अरेंजमेंट कहीं से हो जाए अगर हो पाया तो। बाकी हम अलग अलग जो पुलिस थाना था वहाँ पे एंट्री कराते रहते थे कि भैया हम यहाँ से गुजरे हैं इतनी तारीख को। वो हमारी सेफ्टी के लिए भी हो जाता था और रिकॉर्ड के लिए भी हो जाता है। नहीं तो बाइक से आप निकले और पता नहीं कहाँ घूम के आ गए और आप कह रहे हैं इंडिया टूर हो गया, ये भी तो हो सकता है। तो हम पूरा वो रिकॉर्ड करते करते कन्याकुमारी तक पहुँचे और वहाँ से फिर लौट के वापस आए। तो पहले कोस्टल लाइन से गए थे और वापस आए हम बेंगलोर कोडाईकनाल होते हुए, पूना होते हुए वैसे ऊपर। तो ये 6000 किलोमीटर की ट्रिप, जब भी मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ किसी को तो ये कहानी बहुत एक्साइटिंग लगती है सबको, और मैं कहूँगा कि मेरे लिए लाइफ चेंजिंग थी। और इसमें ये हो पाया क्यों? क्योंकि एक आदमी का काम नहीं था, इसमें पूरी फैमिली का कंट्रीब्यूशन होता है। हाँ, मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे इतनी छूट दी कि मैं ये सोच सकूं, और मेरे बड़े भाई जिन्होंने ये कहा कि चलो ठीक है, जाना चाहते हो तो चले जाओ। तो ये सब कुछ वहाँ से पॉसिबल होता है। तो एक इंसान की सक्सेस उस अकेले इंसान की सक्सेस नहीं होती है,
उसके पीछे कई लोगों का मेहनत, कई लोगों का साथ होता है, तब जाके आप चीज़ें कर पाते हो। लेकिन वो साथ आप महसूस कर पाओ तो आपको अपने दिल के दरवाजे खोल के रखने पड़ेंगे, और उस दरवाजे में से कभी अच्छी कभी बुरी चीज़ आ जाएगी, लेकिन फिर भी अपनों की तो ठोकर में भी दुआएं होती है, ये मैं कहता हूँ। तो दोस्तों, इंडिया टूर मैंने किया, और 95 से 2000 के रिटायरमेंट को डिटेल में मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके अंदर का डर ख़त्म होना एक ट्रेडर बनने के लिए बहुत ज़रूरी, अच्छा ट्रेडर बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, दीर्घसूत्री इंसान नहीं होना चाहिए। दीर्घसूत्री मतलब जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें उलझी हुई होती है, तो वो जब भी निर्णय लेने जाता है ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का, तो आखिरी में पहुंच के और अटक जाता है, उसका निर्णय नहीं हो पाता। देखिए, मैं भी कैलकुलेटिव इंसान हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं आंख मूंद के कहीं पे भी पागलों की तरह कूद पड़ा। पहले मैंने दिमाग में सारी चीज़ें बनाई कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इसमें इतना टाइम इतना लगेगा, ये खतरे आ सकते हैं, वो सब थोड़ा बहुत समझा, ठीक है। लेकिन आखिरी में आपको चाहिए एक लीप ऑफ फेथ, मतलब भरोसे की छलांग। आखिरी में जब सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाए, फिर आखिरी में आपको एक छलांग लगानी पड़ती है, और वो छलांग लगाने से ही आप असली गति कर पाते हो। तो लाइफ में आप सोच लो कि मैं कोई एक शास्त्र पकड़ के बैठ जाऊं और उसमें जो फंडे लिखे हुए हैं उनसे काम बन जाएगा, नहीं बनेगा। आप सोचोगे कि कोई बाबा आपको कोई मंत्र दे देंगे, माला आप फेर लेंगे, भूखे मर लेंगे, उपवास कर लेंगे, वो सब मैंने किया है, नहीं होगी इससे बात। आपकी ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है, वो आपका हम कैसे तोड़ेगी कि आपको अपने आप को बिल्कुल नाकारा मान के बुरे से बुरे हालात से गुजरना पड़ेगा। और जिस दिन अपने आप को आप धूल समझने लगोगे, आप मान जाओगे कि नहीं नहीं, मैं कोई बड़ी चीज़ नहीं हूँ, मैं इतने बड़े ब्रह्मांड का एक छोटा सा टुकड़ा हूँ, मेरी कोई औकात ही नहीं है। उस दिन शायद आपकी औकात बनना शुरू हो जाएगी दोस्तों। तो इस कहानी में हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ये कहानी, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, आगे कहानी में आप क्या चीज़ है जो डिटेल में सुनना चाहते हैं उस पर भी बात करेंगे। अगले एपिसोड में मैं बताने वाला हूँ कि ट्रेडर और इन्वेस्टर बनने की जो गहराई से यात्रा मेरे भीतर चली, वो एवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ, मैंने क्या क्या सबक कौन कौन सी घटना से लिए, और कैसे मैं सफलता को पहले छूने लगा और फिर सफलता में लगातार रहने लगा। मतलब कैसे मुझे ये लगने लगा कि यार किस्मत मेरी ख़राब है, वो किस्मत हमेशा अच्छी क्यों हो गई। क्या चीज़ें कर लेने से आपको हर दिन बाज़ार आपका साथ देने लगता है, हर दिन आपको पैसा मिलने लगता है, आपको नुकसान कम होने लगते हैं, आप फंसने नहीं लगते बाज़ार में, जबकि वो उतार चढ़ाव पहले से भी बड़े बड़े आ रहे हों, पहले से भी बुरे बुरे हालात आसपास के हों, कोविड-19 जैसी बात भी हो जाए, या फिर यूएस का रिसेशन, 9/11 जैसी बातें भी हो जाए, तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं आती। कब नहीं आती? जब आप सारा उत्तरदायित्व अपने कंधे पे ले लेते हो। भाई पता नहीं, फॉर्चुनेटली 12 जनवरी मेरा डेट ऑफ बर्थ है और वही विवेकानंद जयंती है, तो मैंने अपने आप को खुश करने के लिए अंदर ही मैसेज दे दिया कि अरे भैया, मैं तो विवेकानंद जी के जन्मदिन पे पैदा हुआ, तो मैं भी छोटा मोटा विवेकानंद हूँ। लेकिन उस दिन और बहुत सारे लोग पैदा हुए होंगे, पर बाकी को हम देखना नहीं चाहते। खैर, ये मजाक की बात है। तो मुझे ये इसलिए याद आए विवेकानंद जी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सारा उत्तरदायित्व अपने कंधे पे ले लो। आपको ज़िंदगी में अगर बड़ा बनना है और लोगों का प्यार पाना है, तो आप भले 50 लाख की गाड़ी में घूम लो या 2 करोड़ के बंगले में घूम लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक आप जवाबदारी नहीं लोगे और लोगों की ज़िंदगी में सीरियसली इन्वॉल्व नहीं होगे, अगर आप कहोगे कि मुझे क्या लेना देना, तो फिर किसी को आपसे लेना देना नहीं है। आप अगर अपने ऊपर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो और आपको लगता है कि लोग आपसे प्यार करें, आपकी इज्जत करें, तो आप बहुत गलत रास्ते पे जा रहे हो दोस्तों। मैंने पर्सनली ऐसा महसूस किया है। मेरे पास कुछ नहीं हो, लेकिन अगर मैं कुछ देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, चाहे वो पैसा हो, समय हो, एनर्जी हो, कुछ भी हो, नॉलेज हो, तो सब तो नहीं समझेंगे, सबको तो खुश नहीं कर सकते, लेकिन काफ़ी लोग आपको समझेंगे, काफ़ी लोग आपको प्यार करेंगे। और प्यार अगर ज़िंदगी में है, तो मुझे लगता है कि हर वक्त ज़िंदगी ठहर जाने की इच्छा करती है। आप लोग मुझे प्यार करते हैं, यहाँ बैठे बैठे मैं कहानी सुनाता हूँ, और मुझे लगता है कि चलो कुछ तो कर लिया ज़िंदगी में, कुछ तो पा लिया। 2 लोगों की हम मुझ पर भरोसा कर ले, 2 लोग खुश हो जाएं, 2 लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, काफ़ी है ज़िंदगी में। बाकी हम है ही क्या, हमारे पास क्या है खोने को अपने अहंकार के सिवा, अपने ईगो के सिवा। तो जीते रहो, बेखौफ निडर, सीखते रहो और करते रहो जो भी दिल करे करने की इच्छा हो। थैंक यू वेरी मच, बाय।